इसकी वहशतों के निशान मुझे इसकी नफरतों का एहसास दिलाते हैं और उसकी ये नफरत मेरे दिल में और मजबूती से अपने पंजे गुड़ती है। एक दफा, सिर्फ एक दफा वो कबूल कर ले मेरी जात को, इस दिन उज़्बक खान दुरानी की जात को मैं खुद टकराएगी, धत्कारूंगी। आज इसकी पहचान है न कल मेरी पहचान हो, और जिस दिन मेरी पहचान होगी मैं इसे बताऊंगी नफरत क्या होती है, क्योंकि मोहब्बत दिलों में बसती है और नफरतों का कोई घर नहीं होता। इसकी नफरत इसे बर्बाद करेगी। वो नाश्ता तैयार कर चुकी थी। अपनी बात मुकम्मल करती वो किचन से बाहर निकलने लगी तो फारहा बेगम की आवाज ने इसके कदम रोक दिए थे। अगर नफरतों का कोई घर नहीं तो तुम कहाँ रहोगी आयरा, क्योंकि तुम भी तो उज़्बक दुरानी से नफरत करती हो। नाजायज गंद का वैसे भी कोई ठिकाना नहीं होता। उम्मी में सिर्फ आपको इस दुनिया के सामने सर उठाकर चलने के काबिल बनाना चाहती हूँ। अपनी जात से तो मुझे वैसे भी कोई लगाव नहीं, इसलिए फर्क नहीं पड़ता किसी की मोहब्बत या नफरत से। जरा सोचे ना कितने साल अपने मुझसे नफरत की, अगर मैं वो बर्दाश्त कर गई तो उज़्बक दुरानी की नफरत क्या चीज है मेरे लिए। और वैसे भी गंद को कोई अपने साफ दामन पर बखेर के खुद को गंदा नहीं करता। मेरा शौहर इंतजार कर रहा होगा, आइए एक दफा फिर से तमाशा लगाएगा, देख लीजिए। वो मुस्कुरा कर कहती, खुद को मजबूत करती बाहर कदम रख चुकी थी, लेकिन जब बाहर पहुंची तो पता चला कि उज़्बक दुरानी राकलाला के साथ कहीं जा चुका है। अब सिर्फ घर की औरत और मुलाजमा ही सामने थी। इसने एक गहरी सांस ली थी जब इमामा ताई को अपनी तरफ देखते पाया। करली नुमाइश दिखा दिया सबको कि तुम कितनी मजलूम हो और तुम्हारे शौहर ने रात तुम पर कितने जुल्म ढाए हैं। अब जाकर अपनी हालत सुधारो और आज के बाद इस तरह कमरे से बाहर मत निकलना। वो गुस्से से इसे देखकर बोली थी, खुदा का शुक्र था कि इस वक्त यहाँ कोई मर्द नहीं था, वरना सुबह सबको निगाहें चुराते देख वो खुद भी जमीन में धंस जाने की ख्वाहिशमंद थी। मुझसे राब्ते में रहना, कुछ भी गलत हुआ तो फौरन से बताना मुझे, और मुख की उल्टी सीधी हरकतों पर गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। वो जानता है कि गुस्सा तुम्हारी कमजोरी। वो तुम्हें मीडिया में लाकर सबको तुम्हारा गुस्सा दिखाएगा। बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट सिर्फ इसलिए हमारे हाथ से निकल गए हैं क्योंकि तुम्हें तुम्हारे गुस्से पर कंट्रोल नहीं है, तो इस चीज का तुमने खास ध्यान रखना है। छोटी से छोटी चीज मुझे बताना। वैसे तो मैंने काफी लोगों को इस काम पे लगाया है, लेकिन तुम जानते हो कि मैं हर किसी पर भरोसा नहीं करता। देखो इस वक्त पर्सनल लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ को एक अलग तरीके से जीना पड़ता है। फिलहाल घर में चलने वाली प्रॉब्लम्स पर ध्यान देने के बजाय बिजनेस में चलने वाली प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखो। जो कुछ 6 महीने पहले हुआ वो बहुत गलत था, मैं मानता हूँ, और मैं तुम्हारे जज्बात की कदर करता हूँ। बेशक मोहब्बत बहुत खास जज्बा है और मोहब्बत छन जाए तो इंसान खोखला हो जाता है। तुम्हारे दिल में मोहब्बत का एहसास महसूस करके यकीन जानवर सबसे ज्यादा खुशी मुझे हुई थी, लेकिन उज़्बक दुरानी अपनी मोहब्बत का जनाजा अपने कंधों पर उठा चुका है। अब सिर्फ नफरत बची है, राका खान दुरानी, और ये नफरत सिर्फ और सिर्फ आयरा उज़्बक दुरानी के हिस्से में आएगी। इसे मेरा नाम चाहिए, पहचान चाहिए, तो अब तो इसे खुश होना चाहिए कि उज़्बक दुरानी पूरा का पूरा इसका हो चुका है। वो तल्खी से मुस्कुराया था। काश उज़्बक दुरानी इस नफरत के बजाय मोहब्बत का हो जाता। कासिम बाबा तुम्हारा वलीमा करना चाहते हैं, लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया। मैंने कहा 1-1.5 महीने में मैं वापस आ जाऊंगा तो फिर सारा इंतजाम मैं संभाल लूंगा। फिलहाल कराची जाना बहुत जरूरी है। खैर बिजनेस के अलावा और आगे क्या प्लान है? तुम्हारे छोटे लाला वो दोनों एक साथ एयरपोर्ट में दाखिल हुए थे। फिलहाल तो जिंदगी का एक ही प्लान है, अलिफ्रा के असल मकसद तक पहुंचना और बाकी अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीना। तुम्हारा क्या इरादा है बड़े लाला? कराची जाकर कितने अरसे तक वहाँ रहने का इरादा है? और मेरे सुनने में आया है कि तुम शादी का इरादा रखते हो। मुझे लगा नहीं था कि तुम इतनी जल्दी सब कुछ भूल कर शादी का फैसला कर लोगे। मैंने कासिम बाबा की पोती के साथ शादी करने का कोई इरादा नहीं कर रखा। उज़्बक में अपनी मर्जी से अपनी पसंद की लड़की ढूंढने जा रहा हूँ, जहाँ मेरा दिल भी मत में हो और मेरी रूह भी। कासिम बाबा की पोती के साथ मेरा कोई सुकून नहीं है। मैं जानता हूँ मैं इस लड़की को कभी अपने साथ नहीं बसा सकता। इस लड़की को अपनी बीवी बनाकर लाना तबाही का दूसरा नाम है और मैं खुद को तबाह नहीं कर सकता। और इस मामले में मैं कासिम बाबा पर यकीन भी नहीं कर सकता। बेशक उन्होंने मेरे सर की किस्म खाई है, इसलिए मैंने सोचा है कि मैं पहले अपनी जिंदगी का कोई फैसला करूंगा और उसके बाद कासिम बाबा की ख्वाहिश को पूरा करूंगा। लेकिन इसमें इस लड़की का क्या कसूर है? लाला तुम इसे किस चीज की सजा दोगे? वो बचपन से तुम्हारे निकाह में है। अगर तुम्हारे साथ जोर जबरदस्ती की गई थी तो 6 साल की लड़की खुद अपनी मर्जी से भी निकाह नहीं कर सकती। उसके साथ भी जबरदस्ती तुम्हें जोड़ा गया था। वो काफी गुस्से से बोला था, उसकी रगों में जैसे शरारे से फूटने लगे थे। इसके अंदाज पर राका मुस्कुराया था। ये गुस्सा इसकी तबीयत का हिस्सा नहीं बल्कि खून का जोश था। हाँ वो इस मामले में अपने छोटे लाला को तकलीफ देगा, लेकिन उज़्बक की खातिर वो अपनी जिंदगी तबाह नहीं कर सकता था। मैं तुमसे बाद में मुआफी मांग लूंगा और यकीन करो इस लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं हो। मैं खुद इस लड़की की जिंदगी संवार दूंगा, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दूंगा मेरे भाई। अपने बड़े लाला पर भरोसा रखो, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। वो इसे सीने से लगाते हुए बोला तो उज़्बक ने हाँ में सर हिलाते इसे खुदा हाफिज किया था। जबकि थोड़ी ही देर में एयरपोर्ट के दाखिली दरवाजे से अंदर दाखिल हो तो इसकी निगाहों से ओझल हो गया था। उसकी माथे की नीली रगें अभी तक बाहर को उभरी हुई थी। गुस्सा जैसे इसकी पूरी रगों में
दौड़ रहा था। वो खुद उसको काबू करता अपनी सुर्ख होती रंगत को चेहरे पर हाथ मार कर छुपाने की कोशिश करने लगा। राका दुरानी इसका तायाजाद, इसका भाई, इसका कजिन, इसका सबसे अजीज दोस्त बहुत जल्द अपनी जिंदगी की खातिर इसे बहुत बड़ी तकलीफ देने वाला था और उसकी दी हुई तकलीफ को इसने हंसकर बर्दाश्त करने का हौसला खुद में पैदा करना था। हाँ, ये बहुत मुश्किल अमल था लेकिन इसने करना था। अलवीना यार सुन लो, हमारा जो बास है ना बहुत बड़ा किलोस और अकलो है, गुस्सा इसके हर वक्त नाक पर रहता है। तुमने ना कोशिश करनी है कि इसे बिल्कुल गुस्सा न आए। सिर्फ 1 महीने की बात है, फिर मैं वापस अपनी जॉब ज्वाइन कर लूंगी। तुम ये सब कर लोगी ना? देखो, तुमने ज्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ सुबह सुबह सर के ऑफिस में जाना है, बिल्कुल प्रोफेशनल अंदाज में उन्हें पूरे दिन में क्या करना है ये बताना है, उनके मीटिंग के स्केड्यूल उनके साथ शेयर करने हैं और टाइम टू टाइम उन्हें काफी देनी है। बस इतना ही काम है तुम्हारा। और तुम हर दिन का मुझे 1000 रुपए दोगी। वो अभी बोल ही रही थी जब अलवीना ने बीच में टांग उड़ाते हुए उंगली उठाकर इसे याद करवाया था। अरे यार, मेरी बात तो सुन लो, पहले अपने काम को ठीक से समझ लो। मेरी शादी के 1 महीने के बाद मेरा शौहर चला जाएगा यहाँ से, लेकिन मुझे ये नौकरी यहीं पर करनी है और मेरी और मेरे होने वाले शौहर की शादी के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि इसकी फैमिली उसकी शादी पाकिस्तान में नहीं करना चाहती। वो घूमने के लिए पाकिस्तान आया है और मुझे अगले 3 साल तक पाकिस्तान में यही नौकरी करनी है और तुम्हारे इस महीने की किसी एक गलती की वजह से मैं अपनी नौकरी नहीं खो सकती। मैं तुम्हें हर दिन का 1000 रुपए दूंगी, यानी कि 30 दिन के 30,000 रुपए मैं तुम्हें दूंगी। लेकिन तुम्हारे किलोस बस को दिन में 25 दफा काफी पिलानी है। इसको 45 दफा ये बताना है कि इसकी कितनी मीटिंग्स हैं। हर मीटिंग्स के बाद इसको 15 दफा ये बताना है कि सर यहाँ जाए, सर वहाँ जाएं, सर ये करें, सर वो करन। अरे रोबोट वाला काम है, मैं कर लूंगी। तुम्हें नहीं पता मैंने ना कॉलेज में लास्ट रोबोट की एक्टिंग कर रही थी और मुझे शट अप कमीनी, मुझे नहीं जाना कि तू क्या कर रही थी क्या नहीं। वो राका दुरानी है, इसके सामने कोई गलती मत करना। मेरी नौकरी का सवाल है। यार वॉट नौकरी का सवाल है? मुझे तेरी समझ नहीं आ रही। इतने अमीर आदमी से शादी कर रही है, फिर भी एक मामूली सी नौकरी के पीछे लगी हुई है। छोड़ ये नौकरी, शादी कर, बच्चे पैदा कर, लाइफ सीट कर। मियाँ के पैसों पे ऐश कर पागल लड़की है। तो वो इसे घोर कर बोली तो सामने बैठी आमना सर पकड़ कर रह गई। फाइन, मियाँ के पैसों पर ऐश नहीं कर सकती क्योंकि मेरा मियाँ इसी कंपनी में अमेरिका में काम करता है जिस कंपनी में मैं यहाँ काम कर रही हूँ, और वो मुझसे शादी ही इसलिए कर रहा है क्योंकि मैं और वो एक ही कंपनी में अलग अलग कंट्रीज में काम कर रहे हैं। ये इसके लिए बहुत फख्र की बात है। प्राउड करता है वो मुझ पर। वो मेरा प्रोफेशनल अंदाज देखकर मुझसे शादी कर रहा है, मेरी काबिलियत देखकर मुझसे शादी कर रहा है। अगर इसने कोई बच्चे पैदा करने वाली या घर संभालने वाली लानी होती ना, तो फिर अपनी ही कंपनी की वर्कर्स को रिश्ता कभी ना भेजता। और मैंने इतनी पढ़ाई लिखाई घर बैठने के लिए नहीं की है, बल्कि अपनी पहचान बनाने के लिए की है। और तेरे पास भी अच्छा मौका है। सिर्फ 1 महीने की बात है, थोड़ी सी प्रोफेशनल हो जाइए। अपना चुलबुलापन और इम्प्रेशनल बिहेवियर एक साइड पे रख दे। क्या मतलब है तुम्हारा? अब तुम्हारी नौकरी बचाने के लिए मैं अपनी जात को इग्नोर कर दूं? नो नेवर। वैसे तुम्हारी तनख्वाह कितनी है 1 महीने की? वो बात बदल गई। 1.5 लाख अमना ने बताया तो इसकी तो मानो आंखें फैल गई। वाह वाह यार, गद्दार तो 1 महीने का 1.5 लाख कमाती है और मैं पूरा 1 महीना तेरी जगह रोबोट बनकर काम करूंगी और मुझे मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 30,000। इतनी बड़ी ज्यादती? नो नेवर। ठीक है, मुझे अपनी यूनिवर्सिटी की फीस पे करने के लिए पैसों की जरूरत है, लेकिन इसका यह हरगिज मतलब नहीं है कि तुम मुझे इतने कम पैसों पर रख लो। देखो, मेरे अलावा तुम किसी पर यकीन नहीं कर सकती और न ही मेरे अलावा तुम्हें अच्छा कोई काम दे सकता है, तो मेरे साथ इतना जुल्म हरगिज नहीं। मेरी इस सेमेस्टर की फीस पूरे 60,000 रुपए है और ये फीस तुम पे करो। और अगर तुमने इनकार किया तो अपनी मर्जी से कोई भी ढूंढ लो। वो उठकर खड़े होते हुए बोली कि अमना ने उसका हाथ पकड़कर इसे वापस खींचा था। मेरी माँ मैं 60,000 दे दूंगी, लेकिन एक दफा तो मेरी पूरी बात सुन ले। जितना इजी तुझे लग रहा है इतना इजी टॉक्स नहीं है। राका दुरानी हिटलर का जानिशीन है। ओफ पिलेस फिरेटिलिस के हिसाब से बताना, मैं हिटलरस की हिस्ट्री नहीं पढ़ती। वो इसे देखते हुए इतनी मासूमियत से बोली कि अमना सर पर हाथ मार कर रह गई, लेकिन फिर एहसास हुआ कि हाथ ज्यादा जोर से लग गया है और उस पर तरस खाते हुए इसकी सहेली ने इसके सर पर हल्के हाथ से मसाज की थी। तुझे पता है फिरेटिलिस में एक प्रिंसेस होती है जिसे एक मूनसिटर पकड़ कर ले जाता है और फिर एक प्रिंस आता है इसे बचाने के लिए। वो इसकी बात काटते हुए बोली तो सानिया ने नफी में सर हिलाया था। तेरा बोस राका वो प्रिंस है ना? वो दोनों आंखें खोले एक्साइटमेंट में पूछने लगी, जबकि वो नफी में सर हिला रही थी। मंडी क्या हिला रही है? वो प्रिंस नहीं है तो फिर क्या है? वो मायूस होते हुए इसे देखने लगी थी जब अमना ने बना आवाज किए लब हिलाए। मूनसिटर क्या मतलब है? तो डरा क्यों रही है मुझे? अब मतलब तेरा बास राका प्रिंस राका नहीं मूनसिटर राका है। वो पूरी आंखें खोले से देखते हुए बोली तो आमना ने हाँ में सर हिलाया था। यार आमना मैं क्या कह रही थी कि ये काम ना मुझसे बेहतर भी बहुत लोग कर सकते हैं। रोबोट तो कोई भी बन सकता है ना तेरी तरह तो किसी और से राब्ता कर ले। मैं अपनी फीस का इंतजाम खुद कर
लूंगी। वो उठते हुए बोली तो आमना ने इसका बाजू पकड़कर इसे दोबारा खींचकर अपने पास बिठाया था। मैं तुझे इस 1 महीने का 60 नहीं 70,000 दूंगी। आमना तुझे तो पता है मैं लालची बिल्कुल भी नहीं हूँ, बस मजबूर हूँ। मामा के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो मेरी फीस दे पाए। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं शेर के मुंह में जाकर अपनी फीस लेके आऊँ, नहीं, मैं ठीक हूँ। इसी तरह अच्छे खासे हॉस्पिटल में नर्सिंग कर रही हूँ, 3 महीने की सैलरी एक साथ ले लूँ। वो लोग उधार पर कम से कम मेरी फीस का खर्चा तो उठा ही सकते हैं, और वैसे भी मैं डॉक्टर बन के उन्हीं के अस्पताल में तो काम करूंगी ना। वो जैसे फैसला कर चुकी थी पहले किया, जिंदगी में कम के रोज लोग थे कि एक और को वो ले आए अपने सर पर। एला तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना यार, तो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है। मुझे ऑफिस में सब लोग मिस खान कहकर पुकारते हैं, तो मैंने सबको यही बताया है कि तो भी मिस खान है। सबको बता चुकी हूँ कि मैं अपनी जगह अपनी बेस्ट फ्रेंड को लाने वाली हूँ, और मैंने डैन को बहुत मुश्किल से इस चीज के लिए मनाया भी है। पिछले साल आया था राका दुरानी, उसके बाद बहुत स्टाफ चेंज हुआ है। इसे तो याद भी नहीं होगा कि इस ऑफिस में मिस खान नाम की पिछली लड़की में तुझे कोई पहचान नहीं पाएगा, और तो पूरी ईमानदारी से मेरा काम भी कर पाएगी। इस मामले में किसी और पर यकीन करना मेरे लिए नामुमकिन सी बात है, और अपनी ये नौकरी मन खो नहीं सकती, क्योंकि मुझे इसी नौकरी के साथ माइग्रेट करना है 3 साल बाद अमेरिका में। ये मेरा पूरा करियर है जिसे मैं दियाहे पर नहीं लगा सकती, और तेरे अलावा मैं और किसी पे यकीन नहीं कर सकती। बाकी आगे तेरी मर्जी है कि तूने क्या करना है और क्या नहीं। मुझे यकीन है तुम मेरी सारी जिंदगी बर्बाद होने नहीं देगी। वो अलिफामोशनल अंदाज में बोली तो अलवीना ने अलिफामोशनल अंदाज में इसे देखा था, जबकि आमा अपनी हंसी छुपाती निगाहें झुका गई थी, क्योंकि वो जानती थी उसकी मासूम सी सहेली इसकी बातों में आ चुकी है। हाय मिस खान, आप आई हैं मिस खान की जगह। जी ये आपका टेबल है, अपने यहाँ बैठकर काम करना है। आपका काम बस ये होगा कि सर को उनकी नीड्स के मुताबिक चीजें फराहम करनी है, और उनके सिक्योरिटी का खास ध्यान रखना है। वो पूरे 9 बजे ऑफिस पहुंची थी जब वहाँ के एक वर्कर ने इसकी हेल्प करने की खातिर इसे बताना शुरू किया था। रेड कलर के लिव स्टॉप के साथ वो व्हाइट जीन्स में गर्दन ने स्कार्फ लपेटे काफी क्यूट लग रही थी। थैंक यू सो मच, मुझे सब कुछ पता है आमना, मुझे सब कुछ बता चुकी है। आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाए, मैं अपना काम खुद देख लूंगी। वो मजे से कहती कुर्सी सीट करके बैठी ही थी कि टेबल से 3-4 फाइल्स नीचे गिर गए। इट्स ओके, मैं जब भी कोई नया काम शुरू करती हूँ कुछ ना कुछ गिर जाता है, ये मेरा गुड लुक है। डोंट वरी, जब भी कुछ गिरता है मेरे साथ कुछ ना कुछ अच्छा होता है। मानसटर राका मेरा मतलब है सर राका के लिए काफी टाइमिंग सुबह के 9 बजे है, तो कब तक तो नवाबजादा आया नहीं होगा। उम्मीजादे और उनके नखरे वो बैठकर बोलती ये भूल चुकी थी कि वर्कर अब तक इसके पीछे खड़ा है। सर राका अपने ऑफिस में हुन और काफी का वेट कर रहे हैं। वो टाइम के बहुत पाबंद हैं, 1 मिनट ऊपर नीचे नहीं होता। हाँ, लेकिन अब 6 मिनट लेट जरूर। वो किया है ना कि ये अमीरजादे सिर्फ मुन ही मुन में बड़बड़ा कर इतने अमीर नहीं हुए। सामने खड़ा आदमी इसे सुनाने वाले अंदाज में कहकर वहाँ से निकल चुका था, जबकि वो इसे घोर कर रह गए। अमीरजादे और उनके प्यादे सीधे मुन बोल नहीं सकता था कि मानसटर राका अपने ऑफिस में बैठे है, जाकर इसे काफी देकर अलिफा नखरे करने जरूरी है उनके। वो जल्दी से कुर्सी से उठते हुए किचन की तरफ गई थी ताकि इस अमीरजादे के लिए काफी बनाकर पेश कर सके। वो जल्दी काफी बनाकर ऑफिस के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक देती अंदर दाखिल हुई थी, लेकिन ये क्या सामने कोई भी नहीं था। वॉशरूम की साइड से पानी गिरने की आवाज आ रही। इसे याद आया था कि इस मानसटर राका को बार बार हाथ धोने की बीमारी थी, इसे साफ सुथरा रहना अच्छा लगता था। अम्ना बता रही थी कि वो दिन में 15-16 बार अपना हाथ धोता है। क्या बात है, ये अमीरों की बीमारियों की भी अमीर होती है। यहाँ लोगों को गंदे रहने से बीमारियाँ लगती हैं, और उनको बार बार हाथों धोने से बीमारियां लगती हैं। वो अपने हाथ पे हाथ मारते हुए खिलखिलाकर हंसती पीछे मुड़ी ही थी जब सामने से आते चिटा नुमा वजूद से टकराई, और अगले ही लम्हे वो खुद तो कुर्सी पर गिरा ही था, साथ इसे भी खुद पर गिरा गया था। जबकि इसके होंठों इसकी शर्ट के ऊपरी बटन से खिले होने की वजह से झांकते इसके सीने से टकराते अलवीना के सामने तारे नचा चुके थे। वो इतनी बदहवस हो चुकी थी कि इसकी गोद से उठने का नाम नहीं ले रही थी, जबकि इसका थर-थर कांपता वजूद राका दौरानी के खवास भी मुंतशिर कर चुका था। जी तो दोस्तों, कल अपने इस नावल की पहली किस्त पढ़ी थी जिस पर आपने मुझे दिए हैं 2000 लाइक्स। कोई मसला नहीं, मैं खुश हूँ। हालांकि पोस्ट 70,000 लोगों के पास गई है, लेकिन 2000 लाइक भी मेरे लिए काफी हैं। लेकिन हर किस्त के साथ मेरी डिमांड बढ़ेगी कि एपिसोड में मुझे 2100 लाइक्स पूरे करके दे। सिर्फ 100 लाइक्स बिरे रही है, रोज बढ़ाएगी, और मुझे यकीन है कि आप लोग पूरे भी कर दोगे। और दूसरी बात ये कि अगर 2100 लाइक आज रात तक भी होगे ना, तो अभी आपको नेक्स्ट एपिसोड मिल जाएगी। यानी कि जब आप टारगेट पूरा करोगे आपकी एपिसोड अलिफ जाएगी। बेशक आप यूट्यूब वालों से उगे निकल जाए।